हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 24 जनवरी 2023 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको 90 से 100 वीडियो मिलेंगी, क्योंकि 2014 से 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं अलग अलग शिफ्टों में, वो सभी आपको पेपर उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये जो साइड में लगी हुई है प्लेलिस्ट, ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 क्लास की एनसीईआरटी से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। और मैंने ये सारी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करवाया है। थ्योरी भी कराई है और एमसीक्यू भी कराए। आपको जो भी देखना है आप इन सबको देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्र को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे। यानी कि सीधा सीधा इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि वो रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेणी चुनौती देने के लिए है। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती दे रहा है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ आपको कि रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिला घर का काम करने में सही रहती है, उनको घर का काम करना चाहिए, लड़कों को बाइक चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, कार चलानी चाहिए। ठीक है, ये सारी जो धारणा है ये लोगों की पहले से बनी हुई है। जैसे अगर कपड़े धोने का डिटर्जेंट का कोई विज्ञापन दिखाया जा रहा है तो उसमें लड़की को कपड़े धोते हुए दिखाया जाएगा। अगर कोई खाना बनाने का विज्ञापन है तो उसमें लड़की खाना बनाते हुए दिखाई जाएगी। अगर स्पोर्ट्स के जूते की बात है तो उसमें पुरुषों को दिखाया जाएगा। तो इस तरह का है, इस तरह की रूढ़िबद्ध धारणाएं पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि इस इन सारे टॉपिकों में से कौन सा टॉपिक या कौन सा विकल्प ऐसा है जो इस धारणा को खत्म कर रहा है। पहला देखते हैं। पहला है एक कार बेचन में गाड़ी चलाती महिला। तो कार की कल्पना कभी ऐसे नहीं की जाती है, कार का ऐड कभी भी ऐसे नहीं दिखाया जाता है कि महिला गाड़ियां चला रही है, ज्यादातर पुरुषों को ही दिखाया जाता है। तो ये जो पहला वाला है ये चुनौती दे रहा है लैंगिक रूढ़िबद्धता को। दूसरा है बी, एक परिष्कृत तेल बेचने में खाना बनाता पुरुष। तो ये भी चुनौती दे रहा है कि ऐसा नहीं है महिला ही खाना बना सकती है, पुरुष भी खाना बना सकते हैं। ठीक है। सी है एक डिटर्जेंट बेचन में कपड़े धोती महिलाएं। तो ये तो रूढ़िबद्ध धारणा है, महिला क्या करेंगी, कपड़े धोएंगी। डी है वस्त्र के बेचन में काम करती महिलाएं। तो ये जो दोनों हैं ये चुनौती नहीं दे रहे हैं, मगर ऊपर वाले जो दो थे वो चुनौती दे रहे हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही है और सी और डी दोनों गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। कक्षा में अखबार पढ़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है। यानी कि एक शिक्षक है जो क्लास में ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब वो क्यों पढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है, वो हम देखते हैं। पहला है समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। ठीक है, उनका उद्देश्य ये है। या फिर दूसरा है देखो करना ना टाइपिंग में रह गया है, यहाँ पर आना चाहिए करना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक पढ़ने की एक रास्ता तोड़ना। तीसरा है छात्रों के कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम होगा। चौथा है छात्रों को देश के सनसनी प्रगतियों से वाकिफ करना। देखो सनसनी केस कौन से होते हैं, जो जैसे मर्डर के, चोरी के, इस तरह से। तो ये सारी चीज तो हमें बच्चों को नहीं बतानी है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उनमें विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करें। जैसे हम कोई भी अखबार में खबर पढ़ेंगे, जैसे कोई भी अखबार में खबर पढ़ रहे हैं राजनीति से रिलेटेड, देश से रिलेटेड, तो फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि भाई आप बताइए कि इसमें किस तरह का विश्लेषण होगा, क्या होगा। ठीक है, और आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, इस तरह से, है ना, ताकि बच्चों में विश्लेषणात्मक कौशल का विकास हो सके। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित कराते समय विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है। यानी कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन पढ़ा रहे हैं, और प्रशासन में क्या पढ़ा रहे हैं, पंचायती राज पढ़ा रहे हैं। देखो ये जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन उन्होंने लिया है ना, ये 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 से लिया है। ठीक है, और देखो ये भी
ये भी जो रूढ़िबद्ध धारणा वाला मैंने पढ़ाया था, ये भी इन्होंने 6th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से लिया है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, आगे बाहर से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला है कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करता एक सरपंच। ठीक है, दूसरा है 73वें संशोधन अधिनियम पर एक लेख लिख पढ़ना। तीसरा है पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र दिखाना। चौथा है विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो 83 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एक सरपंच। अगर एक सरपंच अपने अनुभवों को साझा करेगी, वो बताएगी कि किस तरह से गांव का प्रशासन चलता है, किस तरह से गांव का विकास होता है, और प्रधान के क्या क्या कार्य होती हैं, पंचायती राज किस तरह से कार्य करता है, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो उस प्रधान से परिचित होंगे। ठीक है, और उनको पता होगा कि आसपास में प्रधान जो है क्या विकास के कार्य कर रहा है। प्रधान या सरपंच एक ही बात होती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे आपके ही मोहल्ले का कोई आदमी आपके यहाँ सांसद बन जाए, या कोई भी प्रधान बन जाए, या कुछ बन जाए, अब वो जो जो भी विकास कार्य कर रहा है, जो भी गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं आपकी उन पर नजर रहती है, तो आपको उनसे रिलेटेड जो उदाहरण दिए जाएंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आप पहले से उनसे परिचित हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। एक दृष्टि बाधित बच्चा है, यानी कि एक बच्चा ऐसा है क्लास में जिसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसके लिए किस तरह से हमें पढ़ाना है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको समझ में आए। देखो स्कूलों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में कम मिलते हैं, सरकारी स्कूलों में ज्यादा उदाहरण मिलते हैं इस तरह के, कि किसी भी तरह से हैंडीकैप्ड बच्चे भी उसी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं जिस कक्षा में नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे पैर में कुछ दिक्कत है, हाथ में कुछ दिक्कत है, बोल नहीं पा रहा है, या कुछ शब्दों में दिक्कत है उसके, ठीक से दिखाई नहीं देता है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो इस तरह के बच्चे कक्षा में होते हैं। और इस तरह के अगर बच्चे आपकी कक्षा में हैं तो आप उनको किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा का एक उदाहरण आप कह सकते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल नहीं होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में, उसी स्कूल में वो भी बच्चे पढ़ेंगे, और वो ठीक तरह से चीजें करेंगे। और उदाहरण रियल लाइफ में भी बहुत सारे होते हैं, कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या उनके साथ कुछ और भी दिक्कत है, शरीर छोटा है, नाटे हैं, ठीक है, ज्यादा दुबले हैं, पतले हैं, इस तरह के उदाहरण बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और अच्छी एजुकेशन से वो जॉब तक ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब समावेशी शिक्षा का ये एक इन्होंने उदाहरण दे रखा है। अब देखते हैं किस तरह से हमें पढ़ाना है उसको। पहला है सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्रियों का उपयोग करना होगा। यानी कि केवल सप्ताह में एक दिन हम ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करें पढ़ाने के लिए जिससे मौखिक चीजें ज्यादा दी जाए। श्रवण माने सुनने से रिलेटेड। ठीक है, जिससे उस बच्चे को पढ़ने में हेल्प मिले। दूसरा है जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हो तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना। तो अगर जो पहला वाला विद्यार्थी है अगर दूसरे वाले विद्यार्थी की हेल्प करता रहेगा तो वो खुद कब पढ़ेगा। और जो जितने भी बच्चे हैं क्लास में वो टीचर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी आपस में कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है जब आप क्लास में खड़े हैं तो। तीसरा है कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना। देखो ऊपर बोला था इन्होंने साप्ताहिक, ठीक है, सप्ताह में एक बार, लेकिन यहाँ वाले विकल्प में बोला है नियमित। नियमित माने रोज। आप डेली कैसे पढ़ाएंगे, मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। ठीक है, यानी कि मौखिक आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जो इस तरह के दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनसे जो परीक्षा उनकी जो होती है वो मौखिक ही होती है। और अगर आपकी क्लास में एक दो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख नहीं पाते हैं तो आप ओवरली ज्यादा चीजें कराने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और वो भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ है इस विद्यार्थी के लिए एक अलग कक्षा लगाना। तो एक अकेले बच्चे के लिए पूरा एक कमरा देना, टीचर देना थोड़ा संभव नहीं होता है। ठीक है, संभव वाली चीज है नहीं। उससे अच्छा है कि अगर इस तरह से कोई बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप उसी क्लास में पढ़ाएं और उसको थोड़ी सी फैसिलिटी ज्यादा दें। क्वेश्चन नंबर है 85। देखो अगर इस तरह का कोई बच्चा है तो आप क्लास में आगे भी उसको बैठा सकते हैं ताकि जब आप बोल रहे हैं तो उसको क्लियर सुनाई दे। ठीक है, वो क्लियर समझ पाए कि किस तरह से टीचर पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है टीचर, उसको पता रहे, और आप भी उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य
पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे? हमें बच्चों को क्या बनाना है, स्वच्छता कार्य से अवगत कराना है कि भाई सफाई वगैरह रखो अपने आसपास, इस तरह की चीजें बतानी है उसको। तो उसके लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? पहला है व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, यानी कि हम उनको लेक्चर देंगे आधा घंटे का लंबा चौड़ा कि भाई तुम्हें गंदगी नहीं मचानी है, सफाई रखनी है। ठीक है, तो व्याख्यान मेथड हमेशा गलत होता है ना। हमारे यहाँ कौन सी शिक्षा नीति है? बाल केंद्रित शिक्षा नीति है, तो इसमें हमेशा व्याख्यान विधि गलत होती है। बी है भूमिका निभाने व वाद विवाद, तो वाद विवाद जैसा कोई, डिबेट करने जैसा कोई ये टॉपिक है ही नहीं। सी है बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। डी है वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा करना, तो दोनों सही है। अगर कोई इस तरह का साफ सफाई से रिलेटेड कोई व्यक्ति अगर बात करेगा तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो अपने अनुभव बताएगा कि भाई तुम लोग इतना गंदा कर देते हो, मैं इस तरह से सफाई होती है यहाँ पर, और अगर आप गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो इस तरह की बीमारियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा करना, तो इस तरह की कोई मूवी वगैरह भी दिखा सकते हो जिससे बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि टीवी देखना सबको अच्छा लगता है और टीवी से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे गलत चीजें भी टीवी से सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी और डी, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने नेतृत्व कार्यों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक क्या पढ़ा रहा है अपनी क्लास में? एक शिक्षक पढ़ा रहा है आंदोलनकारियों के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से किस किस के नेतृत्व में कौन कौन सा आंदोलन हुआ, उस तरह उस चैप्टर को वो पढ़ा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ए है सिर्फ पाठ्य पुस्तक में वर्णित नामों की चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ वाला शब्द हमेशा नेगेटिव होता है और पाठ्य पुस्तक भी नेगेटिव होता है, तो ये वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है। दूसरा है छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा या कटुता पैदा करनी चाहिए, तो ये भी गलत है। हम बच्चों को गलत चीज सिखा रहे हैं, है ना, उनको द्वेष करना सिखा रहे हैं, उनको उनके मन में पूर्वाग्रह डाल रहे हैं कि नेता जो होते हैं वो गलत होते हैं। तीसरा है सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए। और चौथा है स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जो वर्तमान में नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, स्थानीय नेता, उस स्थान विशेष के जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम दिल्ली में पढ़ा रहे हैं तो दिल्ली में जिसकी सरकार चल रही है उससे रिलेटेड हमें उदाहरण देने चाहिए कि देखो जैसे आज जो नेता है वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे ही पहले नेता जो थे वो देश के लिए उन्होंने इस तरह से आंदोलन किए, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो बहुत सारे आंदोलन उन्होंने चलाए, तो देश के लिए इस तरह से कार्य किए। तो बच्चों के ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उनको समझ में आएगा कि नेता क्या होता है। अब इतने छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, 6 या 7th या 8th क्लास के बच्चों को अगर आप नेता के बारे में बताएंगे तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप बता सकते हैं जैसे आपके नगर का सीएम है वो इस तरह से काम करते हैं, जैसे आपके गली मोहल्ले के पार्षद हैं वो इस तरह से काम करते हैं, तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा या से तरीका या तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है? तो देखो, ये समानता वाला जो चैप्टर है ना, ये 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। अब तक मैंने जितने भी आपको ये कराए हैं पेडागोजी की रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको, देखो वो भी आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आ रहा है। तो आप क्यों बेकार के अपने पैसों को किसी के नोट्स खरीदने में खर्च कर रहे हो? ठीक है, सीधे सीधे आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए तीनों क्लास की। ठीक है, 9 बुक आएंगी और 9 बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप स्लो पढ़ते हैं तो एक बुक को 2 दिन में पढ़ लेंगे। ठीक है, 2 से 3 दिन में पढ़ लेंगे। अगर आप थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं तो एक बुक को 1 दिन में या 2 दिन में आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। जब मैंने सीटेट क्लियर किया था तो मैंने भी ऐसे ही किया था, एक एक 2 2 दिन में एक एक बुक पढ़ ली, खत्म कर ली थी, और मेरा पहली बार में ही, फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्लियर हो गया था, बहुत आराम से, बिना किसी नोट्स के, बिना किसी के। ठीक है, और अब तो मैंने आपको एनसीईआरटी भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कान में ईयरफोन लगा के और प्ले लिस्ट लगा लीजिए आराम से। मैं आपको इतने सरल तरीके से पढ़ाया है मैंने, तो आप उसको सुनते सुनते भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? ए है समावेशित माहौल स्थापित करना। बी है अधिगम शैलियां और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है,
समावेशी माहौल स्थापित करना, यानी कि सबके बारे में सबके बारे में सोचते हुए हमें पढ़ाना। जैसे एक दृष्टिबाधित बच्चा था, उसके रिलेटेड, ठीक है, या किसी को सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें सबके हिसाब से पढ़ाना है। उस तरह से हमें क्लास का माहौल या समाज का माहौल बनाना है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। अधिगम शैली और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना, वही चीज है कि कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हैंडीकैप्ट है, या कुछ बच्चे होते हैं जिनको देर से समझ में आता है, कुछ शर्मीले होते हैं, जवाब देने में थोड़ी उनको हिचकिचाहट होती है कि टीचर के सामने एकदम जवाब नहीं दे पाते हैं, जैसे टीचर कुछ भी पूछ रहा है तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनको आता है फिर भी नहीं वो बता पाते हैं। कई बच्चे शर्मीले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह का हमें माहौल रखना है कि सभी को कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखो ये चैप्टर का ही नाम दे रखा है, 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, 2 है ये। पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा, यानी कि हमें, देखो ये बुक में ये इससे रिलेटेड चित्र दे रखे हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा चित्र हम दिखाएं और वहां से इस चैप्टर की शुरुआत करें, चर्चा शुरू करें। पहला है सरकारी अस्पताल का एक चित्र का एक दृश्य, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य किसका विषय है, राज्य सरकार का विषय है, ठीक है। तो राज्य सरकार की जो हॉस्पिटल है उसको उसका चित्र हम दिखाएंगे। बी है एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति। तीसरा है पोषक आहार युक्त एक थाली का चित्र। तो ये तीनों ही चित्र, ठीक है, ये तीनों ही दृश्य है उसमें दे रखे हैं चैप्टर में, चैप्टर से ही आया है क्वेश्चन, और इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ऐसे ही लगा दिया होगा चैप्टर, वो ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों मुहैया कराए लोगों को, और मोहल्ले की साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें मोहल्ले के लोगों, जनता की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, और अच्छा खाना पीना उपलब्ध कराना ये राज्य की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है वो भूखा ना सोए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वैध है, यानी कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, किसके विषय में, इस लाइन के विषय में, ठीक है, इस लाइन के विषय में इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। पहला है कथन व्याकरण रूप से गलत है। नहीं, बिल्कुल व्याकरण रूप से बिल्कुल सही है, देखो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरा है कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भूगोल को इन्होंने स्त्रीलिंग से जोड़ के दिखाया है। भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है, विद्या विशेष है। विद्या क्या है, विद्या स्त्रीलिंग है ना। तो भूगोल को इन्होंने पुल्लिंग नहीं दिखाया है, या बिना जेंडर के भी ये दिखा सकते थे भूगोल को। इस कथन में इन्होंने क्या किया है, भूगोल को किससे संबोधित किया है, विद्या से, ठीक है। तो विद्या क्या है, स्त्रीलिंग है। तो भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। तो ये कैसा है, ये कथन लैंगिक भेदभाव पूर्ण है, ठीक है। इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, भेदभाव दर्शाया जा रहा है कि इन्होंने महिलाओं के लिए एक कमेंट टाइप का इस तरह का कराया, हम ऐसा मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित दिए गए दो कथनों पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है पहला, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। कथन है दूसरा, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। और उद्देश्य यही होता है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके, विवेचनात्मक चिंतन, और उनका मानसिक विकास किया जा सके, और उनको वास्तविक ज्ञान से जोड़ा जा सके, ठीक है। उनको बताया जा सके कि किस तरह से पहले चीजें थी और किस तरह से अब हो रहा है। इतिहास का मतलब ये होता है पढ़ाना, भूगोल का मतलब होता है एट प्रेजेंट की चीजों को पढ़ाना, राजनीति का मतलब होता है एट प्रेजेंट की चीजों को बताना। तो कहीं ना कहीं मानसिक और सारे मानसिक और व्यवहारिक जो ज्ञान है वो भरपूर मिलता है सामाजिक विज्ञान में।
इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।